अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, किस्त नंबर 14, मरियम फयाज। मिशेल बेड पर खामोशी से बैठी थी, नजरें झुकी हुई, चेहरे पर हल्की सी उदासी छाई हुई थी। अहमद कमरे में दाखिल हुआ तो उसे इस तरह बैठे देखकर रुक गया। फिर मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और नरमी से बोला, क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मिशेल ने सर उठाकर एक नज़र उससे देखा, फिर हल्की सी सरदा भरी। मेरा मूड ख़राब है। अहमद ने माथे पर डालकर इसका चेहरा गौर से देखा, फिर शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, यानी कि अब मेरा भी कर दोगी? मिशेल ने गुस्से से उससे घूरा, जैसे अभी कुछ बोलने वाली हो, मगर फिर खामोश हो गई। कुछ देर यूं ही खामोशी छाई रही। अहमद इसके बराबर बैठा इसके रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा था। फिर मिशेल ने अचानक से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अहमद, कितने दिन हो गए ना मैं तुमसे नाराज़ ही नहीं हुई ना तुमने मुझे मनाया। अहमद ने हैरत से उसे देखा, जैसे इसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो, फिर हंसते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है ना, आखिरकार अमन कायम है। मिशेल ने जिद्दी लहजे में कहा, नहीं ना, हम किसी बात पर लड़ते हैं, फिर मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे मनाना। अहमद ने आंखें घुमाई और थोड़ा उकताहट भरे अंदाज में बोला, मिशा, मेरा दिमाग मत चाटो, चुप कर जाओ। मिशाल ने गुस्से में रुख मोड़ लिया, चाहे मैं आपसे बात नहीं करती। अहमद ने शरारती अंदाज में कहा, हाय अल्लाह सच्ची, खाओ कसम। मिशाल ने तेजी से अहमद को देखा और फिर मोड़ लिया, जैसे वाकई नाराज़ हो गई हो। अहमद ने हल्का सा कहकहा लगाया, फिर आस्ते से इसके करीब होकर बोला, अच्छा चलो नाराज़ हो लो, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, वरना मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मिशाल ने दिल ही दिल में मुस्कुरा के आंखें बंद कर ली, जैसे अहमद की शरारत का इंतजार कर रही हो। सुबह की नरम रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की खनकी थी और फिजा में एक सुकून का फैलाव सा हुआ था। मापारा बेड पर लेटी हुई थी, मगर इसकी आंखें बंद होने के बावजूद नींद कहीं दूर थी। वो पिछले दिन की तमाम शरारतों को याद कर रही थी, अपनी चालाकी, मुराद की तरकीब, दोनों की छोटी छोटी नोकझोंक। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और देखा कि मुराद अभी तक सो रहा था। इसका चेहरा हमेशा की तरह पुरसकून लग रहा था, जैसे कोई फिक्र ना हो, जैसे वो दुनिया के सबसे मुतमईन शख्स हो। मापारा ने आहिस्ता से करवट ली और उसके चेहरे को देखने लगी। ये आदमी सच में अजीब है। पहले मुझे ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर किया, फिर हर वक्त तंग करता है, और जब मैं बदला लेने की कोशिश करती हूँ तो इतने आराम से हंसता रहता है। वो दिल ही दिल में सोच रही थी। इसी लम्हे मुराद ने आंखें खोली, जैसे उसे महपारा की नजरें महसूस हो गई हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया, सुबह बखैर बेगम साहिबा। महपारा ने फौरन नजरें चुराई और सीधी होकर लेट गई। सुबह बखैर। मुराद ने करवट ली और कोहनी के बल इसकी तरफ झुकते हुए बोला, आज बड़ी खामोशी है, कोई नई साजिश तो नहीं हो रही? महापारा ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुराद ने मुस्कुराकर इसकी नाक को हल्के से छुआ, सच में? मगर तुम तो मेरी तरफ देख रही थी। महापारा ने फौरन नाक सुखेड़ी और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बस ऐसे ही। मुराद ने गहरी सांस ली, फिर नरमी से इसका हाथ पकड़कर अपने करीब किया। अच्छा, मानता हूँ कि मैं तंग करता हूँ, चिढ़ाता हूँ, लेकिन तुम्हें नाराज करना कभी मेरा मकसद नहीं होता। मुराद का लहजा एकदम संजीदा हुआ। महापारा ने पलकें झपकाई, मगर कुछ नहीं बोली। मुराद ने आहिस्ता से उसकी उंगलियों को अपने हाथ में कैद कर लिया। जानती हूँ, मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की। शायद वो मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी थी, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और आज भी नहीं चाहता। मापारा ने चौंक कर उसे देखा। यह पहला मौका था जब मुराद ने खुलकर अपने दिल की बात कही थी। मुराद ने इसकी आंखों में झांका। तुम्हारी नाराज़गी में भी मज़ा आता है, मगर तुम्हारी मोहब्बत में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। मापारा का दिल एकदम एक पल के लिए जोर से धड़का। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर वह जल्दी से उसे छुपा गई। मुराद ने शरारती अंदाज में इसकी थोड़ी सी ऊपर की। अब तो मान जाओ, वरना वाकई बदला लेने के बारे में सोचना पड़ेगा। महापारा ने आंखें सुकेड़ी। क्या बदला लोगे? मुराद ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पर बूसा दिया। बस ऐसा ही, छोटा सा। महापारा ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर मुराद ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कहीं जा रही हो? महापारा ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। अच्छा बाबा, मान गई, अब छोड़ो मुझे। मुराद ने मुस्कुराकर उसे इज़ाद किया। देखो, सुलह में ही बरकत है। महापारा ने शरारत से उसे घूरा। यह तो वक्त बताएगा कि यह सुलह कितनी देर तक चलती है। मुराद ने कहकहा लगाया, चैलेंज कबूल है। महापारा ने हंसते हुए तकिया उठाया और मुराद की तरफ उछाल दिया, और यूं इनके दरमियान नाराज़गी की दीवार मुकम्मल तौर पर गिर गई। यूनिवर्सिटी का दिन खत्म हो चुका था और सूरज ढलने को था। जहान अपनी गाड़ी के पास खड़ा बेचैनी से माहीन का इंतजार कर रहा था, जो हमेशा की तरह न जाने कहाँ गायब हो गई थी। वो बार बार घड़ी देख रहा था कि अचानक माहीन अपनी मखसूस लापरवाह चाल में चलती हुई आई। कितना इंतजार करवाओगी? जहान ने दरवाज़ा खोलते हुए शिकवा किया। माहीन ने मिस्कीन सी शक्ल बनाई। लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है। जहान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा।
तैयार होने में तुम तो वैसी की वैसी हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। माही ने घूर कर उसे देखा। मैंने लिपस्टिक लगाई थी। जहान ने सर झटका। अच्छा, कौन सी? माही ने फ़ख्रिया कहा। न्यूड पिंक। जहान ने हंसते हुए कहा। लग तो ऐसा रहा जैसे खाने के बाद होंठ साफ नहीं किए। माही ने गुस्से से पानी की बोतल निकाली और जहान की तरफ झटका। तुमसे बात करना ही फजूल है। जहान ने जोर से कहकहा लगाया। बस अब नाराज मत होना, कल बाइक भी तो लेनी है ना तुमने। माही ने फौरन तासुरात बदले। हाँ हाँ, बिल्कुल भी नाराज नहीं। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर रवा दवा थी। कुछ देर दोनों खामोश रहे, फिर माहिन खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि निकाह के बाद जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन देखो मैं वैसी की वैसी हूँ। जहां ने एक नज़र इस पर डाली। हाँ, क्योंकि तुम नहीं बदली, वैसी ही जिद्दी हो, वही ड्रामे, वही हरकतें। माहिन ने आंखें घुमाई। तुम्हें क्या मसला है? जहां ने मुस्कुराते हुए कहा, मसला ये है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक गया हूँ। माहिन ने मसनूई अफसोस से कहा। ओहो बेचारा, मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। जहान ने फट से कहा, हाँ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अपनी ज़ात से ज़्यादा करता हूँ। तुम्हारी हरकतें मेरी जान पर बनी रहती हैं। तुम बहुत ड्रामेबाज हो माहीन। माहीन ने हंसते हुए कहा। जहान ने कंधे उचकाए। ड्रामे तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। माहीन ने कहका लगाया। गाड़ी के डैशबोर्ड से चॉकलेट निकाल कर खोलते हुए बोली, चलो अब इतना बकवास कर लिया, ये खाओ और चुप रहो। क्या याद करोगे कि किस साबिर से पाला पड़ा है? जहान ने उसकी बात पर मुस्कुराहट दबाई। कुछ देर बाद माहीन मुस्कुरा कर बोली, वैसे तुम जानते हो, अल्लाह ने कहा है कि सब्र करने वाली औरत दुनिया के हर कोने में मिलेगी। जहान ने शरीर मुस्कुराहट के साथ गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, इसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया गोल बना दी है, ढूंढते रहो कोना। माहीन ने हैरत से उसे घूरा, फिर जोर से इसके बाजू पर मुक्का मारा। बदतमीज, एक दिन मेरी जुबान खुल गई ना तो तुम्हें रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। जहां ने दर्द सहते हुए कहा, अल्लाह ना करे तुम्हारी जुबान खुले और मैं फौरन मुल्क से बाहर भाग जाऊंगा। माही ने हंसते हुए कहा, भागने का कोई फायदा नहीं, मैं पीछे पीछे पहुंच जाऊंगी। जहां ने सर छटकते हुए गाड़ी सुल्तान हवेली के दरवाजे पर रुक गई। आ गई तुम्हारी मंजिल, जाओ अब और जाकर किसी और को तंग करो। माही दरवाजा खोलकर बाहर निकलते बोली, कल बाइक लेना मत भूलना। जहां ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। हाँ हाँ याद है, सुबह ही वसीयत लिख दूंगा। माही ने एक बार फिर घूर कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए अंदर गई। जहां उसे जाते देखकर मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। शाम ढल चुकी थी। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो खिड़की के पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। घर में खामोशी थी, बस कहीं दूर से किसी बर्तन के बजने की आवाज़ आ रही थी। हातिम और दानैन रात के खाने के बाद अपने कमरे में थे। हातिम सोफे पर टेक लगाए बैठा था। इसके हाथ में मोबाइल था, मगर नजरें दानैन पर थी जो बेड पर उल्टी लेटी अपने फ़ोन में मगन थी। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी थी और वक्तन फ़वक्तन मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई मज़े की बात पढ़ रही हो। हातिम ने चंद लम्हे इंतज़ार के, फिर हल्के से गला खंगारते बोला, टेस्ट हो गया तुम्हारा? दानैन जो मुकम्मल तौर पर अपने फ़ोन में खोई हुई थी एकदम सीधी और चौंक कर हातिम को देखा। हाँ, क्या कहा आपने? हातिम ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। टेस्ट कैसा हुआ? या फिर तुम भूल ही गई हो कि आज तुम्हारा कोई टेस्ट भी था? ओह हाँ, दानैन ने फ़ौरन सर इस बात में हिला। अच्छा हो गया था। वाकई? हातिम ने भवें उचकाई जैसे यकीन ना आया हो। हाँ ना, दानैन ने मसनूई एतमाद से कहा। वैसे भी कल मैंने इतनी मेहनत की थी। मेहनत? हातिम ने मायनेखेज नज़रों से उसे देखा। किस वक्त? जब तुम मुझे तलाक देने के मिशन पर थी, या जब तुमने पढ़ने के बजाय नींद पूरी करने का फैसला किया था? दानैन ने मुंह बसूर कर नजरें चुराई जैसे चोरी पकड़ी गई हुई। आप तो बस मेरा पीछा ही करते रहते, मैंने पूरे 2 घंटे पढ़ा था। हातिम ने जोर से कहकहा लगाया। हाँ, वो 2 घंटे जिनमें आधा वक्त तुमने जमाइयाँ लेने में और बाकी वक्त मुझे घूरने में गुजारा था। हातिम, दानैन ने नाराज होकर कुशन उठाया और उस पर फेंक दिया। हातिम ने कुशन कैच करते हुए मुस्कुरा कर कहा, चलो खैर, पास हो जाना तो बस मौजा ही होगा। बहुत गलत बंदे से शादी कर ली मैंने। आपको तो अपनी बीवी की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। बीवी अगर कामयाब हो तो खुशी होती है, निकम्मी होती है तो फिक्र। आप हद से ज़्यादा तंग कर रहे हैं, दानैन ने खफकी से कहा और दोबारा फ़ोन उठा लिया। कमरे में कुछ समय खामोशी छाई रही। हातिम ने गौर से उसे देखा, फिर संजीदा लहजे में कहा, अच्छा, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है। तुम पीछे से बाकायदा यूनिवर्सिटी जाओगी, समझी? दानैन जो फ़ोन में मगन थी एकदम सीधी होकर बैठी और हैरानी से हातिम को देखा। क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? बस ज़रूरी काम है और ज़्यादा सवाल मत करो। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? शायद 5 या 6 दिन लग जाएंगे, हातिम ने लापरवाही से कहा। दानैन के चेहरे के रंग बदले। ये तो बहुत ज़्यादा है। तो काम के बगैर कैसे गुजारा होगा? पर मैं भी साथ चलूँगी, वो जल्दी से बोली जैसे इसका पहले से फैसला तय था। क्या? हातिम ने नासमझी से उसे देखा।
نہیں، ہرگز نہیں۔ پر کیوں؟ دانائن ضد مت کرو، میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، کہ یہ کوئی تفریحی ٹرپ نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہیں راستے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی؟ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ حاتم تنزیہ نے مسکرایا۔ ہاں، جیسے تم خاموش بیٹھی رہ سکتی ہو۔ حاتم پلیز نہ، دانائن نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ دانائن، میں نے کہا نہ نہیں، حاتم نے سختی سے کہا۔ میں بھی چلوں گی، دانائن نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھی ہو کر کہا۔ تم کہیں نہیں جا رہا۔ اور میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اکیلی کہاں، سب گھر پر موجود ہوں گے۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، میں کیا کروں گی؟ یونیورسٹی جاؤ گی، جو کام تمہیں کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں جانا یونیورسٹی، دانائن نے ہاتھ باندھتے ہوئے اعلان کیا۔ حاتم نے گہری سی سانس لی اور اسے غور سے دیکھا۔ تم نے یونیورسٹی کا چھوڑنے کا سوچا تو میں تمہاری چھٹی کروا دوں گا، یاد رکھنا۔ یہ زبردستی ہے، اور جو تم کر رہی ہو وہ؟ میں تو بس اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وہ آنکھیں چھپکاتے ہوئے بولی۔ شوہر کا دل نہ چاہے تو؟ پھر بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کو منائے، وہ شریر سا مسکرا کے بولی۔ حاتم نے ایک نظر اس کے معصوم مگر ضدی چہرے پر ڈالی، پھر ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا۔ تم دنیا کی سب سے ضدی لڑکی ہو دانائن، اور آپ دنیا کے سب سے ضدی شوہر۔ یہ ضد نہیں، یہ سمجھداری ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا تمہیں کبھی کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اب مجھے کم عقل کہہ رہے ہیں، میں نے کہا۔ حاتم نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ باتیں تو ویسے ہی کر رہے ہیں، دانائن منہ پھیلا کر بولی۔ اچھا بس، فضول بحث میں نہیں، میں جا رہا ہوں اور تم کہیں نہیں جا رہی، حاتم نے حتمی لہجے میں کہا۔ دانائن نے ناک چڑھائی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ پر جا گری۔ میں دیکھتی ہوں آپ کے بغیر یہ 6 دن کیسے گزاروں گی، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ حاتم نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بہت آرام سے گزار لو گی، مجھے معلوم ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ دیکھتے ہیں، دانائن نے منہ بسور کر کہا، جبکہ حاتم دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ 6 دن در حقیقت اس کے لیے بھی مشکل ہونے والے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی چل رہی تھی، باہر خاموشی تھی، بس گھڑی کی ٹک ٹک اور کبھی کبھار ہلکی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حنان بیڈ پر لیٹا تھا، ہاتھ میں موبائل تھا، جسے دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ اس کا موبائل سینے پر رکھا تھا اور سانسوں کی ہلکی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ دوسری طرف زمرد اپنے مخصوص انداز میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ناول پڑھنے میں غرق تھی۔ اس کی دنیا اس وقت ناولوں کے کرداروں میں قید تھی، مگر اچانک اس کی نظر بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں وہ گلابی کارٹون سٹیکرز رکھے تھے جو کل اس نے ضد کر کے خریدے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک آئی، پھر آہستہ سے نظریں سوئے ہوئے حنان پر ڈالی۔ وہ گہری نیند میں تھا، معصوم سا لگ رہا تھا، مگر زمرد کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے سٹیکرز اٹھائے اور دبے پاؤں حنان کے قریب جا بیٹھی۔ نرمی سے پہلا سٹیکر اس کے ماتھے پر چپکایا، پھر ایک گال پر، پھر دوسرا گال، پھر اس کے بازو، ہاتھ، گردن، حتیٰ کہ ناک پر بھی ایک چھوٹا سا سٹیکر چپکا دیا تھا۔ زمرد دل ہی دل میں کہکہے لگا رہی تھی، مگر اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو قابو میں رکھا۔ جیسے جیسے وہ سٹیکرز چپکا رہی تھی، حنان کے چہرے پر ہلکی سی خفگی تو کبھی بے چینی کے آثار نمودار ہوتے۔ آخر کار سٹیکرز کی بھرمار کے بعد حنان کی نیند میں خلل پڑا۔ اس نے بے چینی سے آنکھیں کھولی، مگر جیسے اس کا ہاتھ ہلنے لگا، زمرد بولی۔ خبردار، ہلیے گا مت، اگر آپ ہلے تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ حنان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنی حالت کا جائزہ لیا۔ جیسے اس نے اپنے ہاتھ پر چمکدار کارٹون سٹیکر دیکھا، اس کی بھویں تن گئی۔ پھر گردن موڑ کر دیکھا تو اس کا پورا جسم سٹیکر سے بھرا ہوا تھا۔ زمرد، یہ کیا تماشا ہے؟ حنان نے بے یقینی سے کہا۔ زمرد مزے سے بولی، بس آپ پر آرٹ کرنے کا دل چاہ رہا تھا، آپ اچھے لگ رہے ہیں، جیسے کوئی سٹیکر بک ہو۔ حنان نے بے بسی سے لمبی سانس لی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ میری زندگی واقعی کسی بچے کے ساتھ گزر رہی ہے، زمرد نے کہا لگایا، پھر شرارت سے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ حنان نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بہت زیادہ، صبح اٹھ کر آفس بھی اسی حالت میں جاؤں گا، کیا خیال ہے؟ زمرد نے شرارتی انداز میں کہا۔ بالکل، پھر سب کہیں گے دیکھو حنان کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی دل کتنا رنگین ہے۔ حنان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، پھر آہستہ سے زمرد کی کلائی پکڑی۔ اب بس کرو، مجھے سٹیکر سے آزاد کرو، ورنہ کیا؟ زمرد نے آنکھیں گھمائی۔ حنان نے مسکراتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ورنہ تمہیں بھی انہیں سٹیکر سے ڈھک دوں گا۔ زمرد کی آنکھیں پھیل گئی۔ نہیں، وہ میرے سٹیکرز ہیں۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ حنان نے موقع غنیمت جانا اور سٹیکرز اٹھا کر زمرد کی پیشانی پر چپکا دیا۔ یہ لو، ابھی تم بھی آرٹ ورک کا حصہ بن گئی۔ کمرے میں ہنسی گونجنے لگی اور زمرد اپنی قسمت کو کوستی، مگر دل میں خوش ہوتی حنان کے ساتھ مزید سٹیکرز کی جنگ میں کود گئی۔ رات رفتہ رفتہ اپنی سیاہ چادر سمیٹ رہی تھی۔ آسمان پر چاند مدھم پڑ چکا تھا، جیسے تھکن سے نڈھال ہو کر آرام کی خواہش کر رہا ہو۔ ستارے بھی ایک ایک کر کے نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے، جیسے رات کے پہرے دار اب اپنی ذمہ داری مکمل کر کے واپسی کی راہ لے رہے ہیں۔
सुल्तान हवेली का दिन आमतौर पर हंगामा खेज ही रहता था, मगर आज कुछ अलग ही रूनमा होने वाला था। दलान सबसे कारा भी मेंशन गई हुई थी और ईसा को पहली बार रोकी के साथ अकेला छोड़ दिया था। यह सुनहरी मौका था और ईसा उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लाउंज में ईसा सोफे पर बैठा था और रोकी कालीन पर बड़े आराम से लेटा अपनी जबान से अपने पंजे चाटने में मसरूफ था, जैसे कोई मोजिज़ हस्ती आराम कर रही हो। मगर ईसा का मूड कुछ और ही था। वो दोनों हाथ बांधे उसे घूर रहा था। फिर धीरे धीरे बोला, ओए रोकी, आखिर तूने कौन से जन्म में मेरे साथ कोई जुल्म किया था जो अल्लाह ने तुझे मेरी बीवी की गोद में डाल दिया? रोकी ने नज़र उठाकर ऐसे देखा जैसे कह रहा हो तुम्हारी किस्मत ही खराब है भाई। ईसा ने अफसोस से सर हिलाया। देख बेटा, अब वक्त बदलने वाला है। मैंने तेरे साथ जो करना है वो सुनकर तेरा नन्हा सा दिल दहल जाएगा। इतने में दरवाजे पर आहट हुई और ज़ैनब अंदर दाखिल हुई। इसकी नज़रें फ़ौरन रोकी पर पड़ी और वो खुशी से उछली। हाय ओ माय गॉड ईसा भाई, ये दलान का पपी है ना? ईसा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, यही है जो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। ज़ैनब ने खुशी से रोकी को गोद में उठा लिया। कितना प्यारा है, काश मेरे पास भी ऐसा होता। हो सकता है, ईसा ने चमकती आंखों से कहा, जैसे अचानक कोई ज़बरदस्ती कारोबारी मौका मिल गया। ज़ैनब हैरानी से बोली, क्या मतलब? ईसा ने कंधे उचकाए। देखो, तुम्हें ये पसंद है और दलान से निकालने के चक्रों में। ज़ैनब की आंखें फैल गई। वाकई? मगर इतना प्यारा है, वो क्यों निकालेगी? ईसा ने संजीदगी से कहा, देखो मैं तो मदद कर रहा हूँ, तुम रख लो, तुम्हें वैसे भी पसंद है। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, मगर मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकती और मेरे पास अभी पैसे भी नहीं हैं। ईसा ने दांत निकालते हुए कहा, अरे बहनों में हिसाब किताब थोड़ी होता है। मगर ज़ैनब संजीदा हो गई। नहीं ईसा भाई, ऐसे नहीं। मेरे पास अभी जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो रख लें, बाकी बाद में दे दूंगी। वरना मैं दलान से खुद बात करके इसे कहूँगी कि जब मेरे पास पैसे पूरे हुए तो वो मुझे दे दे। ईसा का रंग फक हो गया। दलान का नाम आते ही जैसे खतरे का सायरन बज उठा और उसने फ़ौरन कहा, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पास जितना है वही दे दो। ज़ैनब ने जल्दी से अपने बैग में हाथ मारा और 200 रुपये निकाले। वो फीका सा मुस्कुराई। मेरे पास बस ये है अभी, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। ईसा ने जैसे ही वो 200 रुपये लिए एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। ज़ैनब शर्मिंदगी से हो गई। ईसा भाई, आप हंस क्यों रहे हैं? ईसा ने बमुश्किल हंसी रोकी। बस ये सोच रहा हूँ कि मैं सुल्तान हवेली में दलान के शौहर के तौर पर आया था और आज एक कुत्ता बेचकर 200 रुपये कमा रहा हूँ। ज़ैनब ने सर झुटका। अच्छा, मैं दानायन से मिलकर आती हूँ, तब तक रोकी को पकड़े। जैसे ही ज़ैनब अंदर गई, ईसा ने फ़ौरन रोकी को गोद में उठाया। अब बोलो मेरे चूहे, अब कहाँ भागेगा? रोकी हैरानी से भौंका। ईसा ने इसके छोटे से सर पर हल्की सी चपत मारी। ठरकी कुत्ते, मेरी बीवी पर डोरे डालता था ना? मुझे मुंह लगाती है वो, और ना तुझे जफियाँ डालती है। मुझे देखकर भौंकता था। हाँ, अब भौंक कर दिखा, होशिस साले। रोकी ने जैसे समझ लिया कि हालात ख़राब है, उसने फ़ौरन से बाल बाहर निकाली और मासूमियत से ईसा को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, गलती होगी भाई, माफ़ कर दो। ईसा ने फखरी अंदाज में सर हिलाया। चल अब आखिरी सलाम कर ले इस घर को, क्योंकि आज से तुम ज़ैनब के हो गए। ईसा ने जब रोकी को नीचे रखा तो वो सीधा दरवाजे की तरफ भागा, जैसे जानता हो कि इसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। ज़ैनब ने मुलाजमा से दानैन के कमरे का पूछा और कमरे के पास जाकर रुकी। हातिम इस वक्त तकरीबन तैयार खड़ा था। उसे घर से जल्दी निकलना था, जबकि दानैन सोफे पर मुंह फैलाकर बैठी थी। 9 बजे टेस्ट है, तो पता है ना तुम्हें? हातिम ने आखिरी बार खुद को आईने में देखते पूछा तो दानैन ने रुख मोड़ लिया। हातिम इसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। हातिम ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा और अपना सामान उठाने के लिए कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दानैन उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन? मैं हूँ दानी। ज़ैनब बोली तो दानैन में बर्क रफ्तारी से दरवाज़ा खोलते ज़ैनब को अपने साथ साइड पर ले गई। क्या हो गया? ज़ैनब बेसाख्ता बोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें लेने आई थी। मैंने सोचा आज सर हातिम छुट्टी पर हैं तो हम दोनों साथ चलते हैं। तो दानैन ने नखवत से सर नफ़ी में हिलाया। नहीं बाबा, मैं हातिम के साथ जाऊंगी, मगर छुप कर मतलब गाड़ी में छुप कर। अब खुद देखो, अकेले जा रहे हैं। मैंने साथ चलने को बोला तो मुंह बंद कर दिया। दानैन बोली तो ज़ैनब ने बाकायदगी से सर को जुम्बिश दी। ठीक है, गुड लक ब्रो। चल मैं तो चली, जब तक तू नहीं जा रही मैं जाकर क्या करूँगी। चल तू जा, खुश रह, अल्लाह हाफिज़। वो इसके गले लगते वापस चली गई, जबकि दानैन बाहर पोर्च की तरफ बढ़ गई, इस बात से बेखबर कि ये इसकी हरकत उसको कितनी महंगी पड़ने वाली है। ज़ैनब लाउंज में और ईसा से रोकी को लेते अलविदाई कलमात कहते खुशी खुशी रोकी को लेकर चली गई। अलविदा रोकी, खुश रहो, अब किसी और की बीवी पर डोरे डालना। ईसा ने दिल में सोचा और मज़े से सोफे पर लेट गया। पहली बार किसी भौंकने की आवाज़ के सुकून महसूस हुआ था। हातिम गाड़ी के पास खड़ा डिग्गी में अपना बैग रख रहा था। जैसे ही वो सीधा, उसने मजबूती से डिग्गी बंद की और फिर आगे बढ़कर गाड़ी का बोनट खोला ताकि पानी चेक कर सके। वो पूरी तवज्जो से इंजन का जायज़ा ले रहा था।
یہی لمحہ تھا جس کا دانائن کو انتظار تھا۔ وہ چپکے سے آگے بڑھے، جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی۔ پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور نیچے دبک کر چھپ گئی تاکہ نظر نہ آئے۔ حاتم نے سب کچھ چیک کرنے کے بعد بونٹ بند کیا، ایک نظر ارد گرد ڈالی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی روانہ ہو گئی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ حاتم نے سختی سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ اس کی نظریں سیدھی سڑک پر جمی تھی۔ گاڑی میں ہلکی آواز میں ریڈیو چل رہا تھا، لیکن وہ مکمل خاموش تھا۔ اچانک پچھلی سیٹ سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ حاتم نے ایک لمحے کے لیے بھنویں سکیڑی، لیکن زیادہ دھیان نہیں دیا۔ پھر اچانک ایک چھینک کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ حاتم نے چونک کر ریئر ویو مرر میں دیکھا، مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ کہاں سے آئی آواز؟ وہ خود سے بولا۔ اس نے کندھے اچکائے اور گاڑی آگے بڑھا دی، مگر ابھی کچھ سیکنڈ سے گزرے تھے کہ اب کی بار آواز اور زیادہ واضح تھی۔ حاتم نے فوراً بریک لگائی، گاڑی جھٹکے سے رکی۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ حاتم نے گہری سانس لی، دھیرے سے سر گھمایا اور ریئر ویو مرر میں دوبارہ جھانکا۔ پہلے تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن پھر ایک ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اچانک دانائن سیدھی ہو کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حاتم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم؟ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں بولا۔ دانائن نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلایا۔ سرپرائز؟ حاتم دم بخود سے دیکھتا رہ گیا، جیسے یقین نہ رہا کہ وہ حقیقت میں یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے ماتھے پر بل پڑے، اس کے جبڑے سختی سے بھنج گئے، مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ بغیر کچھ بولے اس نے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ اب کی بار اس کی گرفت پہلے سے زیادہ سخت تھی، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو۔ گاڑی پھر سے چل پڑی تھی، مگر اب ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ حاتم کی آنکھیں سختی سے سڑک پر جمی تھیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اس کی تنی ہوئی رگیں غصے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ دانائن نے بے چینی سے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ کچھ بولے گا، کوئی سوال کرے گا، کوئی ڈانٹ، مگر نہیں۔ حاتم بالکل خاموش تھا۔ یہ خاموشی دانائن کو سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اگر وہ غصے میں ڈانٹ دیتا، چیختا، تو شاید وہ کچھ جواب میں بھی دے سکتی تھی، کوئی بحث کر سکتی تھی، مگر یہ خاموشی، یہ تو کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ دانائن نے لب بھینچتے اور بے بس ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ راستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا اور حاتم کی خاموشی مزید گہری۔ گاڑی کا سفر جاری تھا، مگر اس سفر میں موجود تناؤ کی شدت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ زینب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے بازو میں ایک ننھا سا معصوم سا کتا سمٹا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں بے بسی اور حیرانی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، سامنے صحن میں بیٹھا اس کا چھوٹا بھائی دانیال ہوم ورک میں مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو زینب کے ہاتھ میں موجود کتے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ واہ آپی، یہ کتنا پیارا ہے، کہاں سے لائی ہیں اسے؟ دانیال اپنی کتابیں چھوڑ کر دوڑتا ہوا زینب کی طرف آیا اور خوشی سے اچھلتے اس کے ہاتھ سے کتے کو لینے لگا۔ زینب نے مسکرا کر کہا، پیارا ہے نا؟ بہت۔ اس کی ننھی ننھی آنکھیں دیکھیں، اور یہ کان بالکل گول مٹول۔ دانیال نے روکی کو نرمی سے گود میں لیتے ہوئے کہا۔ کتے نے سونگنے کے انداز میں اس کے ہاتھوں کو چھوا اور پھر اپنی چھوٹی سی زبان سے چاٹنے لگا۔ اتنے میں باورچی خانے سے چولہے پر چمچ چلانے کی آواز آنا بند ہو گئی اور چند لمحوں بعد زینب کی ماں سائمہ بیگم پیشانی پر ہلکی سے شکن لیے باہر آئی۔ زینب، تم آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ ان کے لہجے میں خفگی واضح تھی۔ زینب نے ایک پل کو نظریں چرائی، پھر نرمی سے جواب دی، نہیں ماما، سلطان حویلی گئی تھی دانائن سے ملنے۔ سوچا تھا ہم دونوں ساتھ جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں جا رہی تھی تو میرا بھی دل نہیں کیا اکیلے جانے کا۔ سائمہ بیگم نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اچانک ان کی نظر دانیال کے گود میں موجود کتے پر پڑی۔ وہ ایک دم چونک گئی اور ہاتھ کمر پر رکھ کر سخت لہجے میں بولی، یہ کہاں سے اٹھا کر لائی ہو؟ زینب نے فوراً نرمی سے کہا، ماما یہ بیچارہ سڑکوں پر گھوم رہا تھا، لگتا ہے کسی کا پالتو تھا، راستہ بھٹک گیا ہے، بہت معصوم ہے، مجھے دیکھ کر ہی مجھ سے لپٹ گیا تو میں اسے اٹھا لائی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ زینب نے اسے سڑک سے نہیں بلکہ ایک ویران گلی میں ایک لڑکے سے چھڑایا تھا جو اسے پتھر مار رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سچ بتایا تو ماں خوب سنائیں گی، اس لیے اس نے کچھ چھپا لیا۔ سائمہ بیگم نے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک باورچی خانے سے چولہے پر کچھ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو جاتے جاتے کہنے لگی، چلو تم فریش ہو کر کپڑے بدل لو، میں کھانا لگا رہی ہوں، بس بن گیا ہے۔ جی ماما۔ زینب نے سر ہلایا۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی، اس کی نظر دانیال پر پڑی جو اب روکی کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ وہ کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے پنجے تھامتا، کبھی اس کے کانوں کو سہلاتا اور روکی بھی خوشی سے دم ہلاتا، اپنی چھوٹی سی زبان باہر نکال کر ہانپنے لگا تھا۔ زینب کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ خیال کرنا روکی کا، زیادہ تنگ مت کرنا، زینب نے نرمی سے کہا۔ آپی میں تو اسے بالکل بھی تنگ نہیں کر رہا، یہ تو میرا نیا دوست ہے، دانیال نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ زینب ہنسی اور پھر سینے چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے دانیال اور روکی کی ہنسی ہوئی خوشی کی آوازیں گھر کے آنگن میں گونجتی رہیں۔
शाम का वक्त था। सुल्तान हवेली की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर दलान जब भी वापस आते दरवाजे पर रुक के उछलता कूदता इस्तकबाल करता, मगर आज दरवाज़ा बिल्कुल खामोश था। जैसे ही दलान अंदर दाखिल, उसकी नज़रें बेख्तियार इधर उधर भटकने लगी। रोकी कहाँ है? वो सीधा ईसा की तरफ बढ़ी, जो सोफे पर टांग पे टांग रखे चाय पी रहा था। ईसा ने एक पल के लिए रुककर सोचा, मगर फौरन खुद को नॉर्मल रखते हुए बोला, कहीं खेल रहा होगा, पर वो तो हमेशा मेरे वापस आने से पहले दरवाजे पर मौजूद होता है। दलान की पेशानी पर शिकने उभर आई। हाँ, शायद आज ज़्यादा ही खेलने में मसरूफ़ है, ईसा ने लापरवाही से कहा, मगर अंदर से इसका दिल धड़क उठा था। दलान ने एक नज़र मूसा पर डाली, जो मोबाइल में गुम था, और फिर पूरे लाउंज में नजरें दौड़ाई। रोकी, रोकी आओ, वो आवाज़ें देने लगी, मगर कोई जवाब नहीं आया। अब दलान के कदम तेजी से बाग की तरफ बढ़ने लगे। वो हर जगह देख रही थी, मगर रोकी का कहीं नामो निशान तक नहीं था। थोड़ी देर में वो वापस और ईसा के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हैरत और तशवीश के मिले जुले तासुरात थे। रोकी कहीं भी नहीं है। ईसा ने अदाकाराना हैरत का मुजाहरा करते हुए आंखें चौड़ी की। ओह, सच में? हाँ जी हाँ, सच में। दलान की आवाज़ लरज उठी। उसने भी उसे नहीं देखा। ईसा ने कंधे उचकाए। शायद भाग गया हो। क्या? दलान का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। हाँ, अक्सर कुत्ते मौका देखकर भाग जाते हैं, खासतौर पर जब इन्हें बाहर घूमने का शौक होता है। ईसा ने फलसफियाना अंदाज में कहा, गोया ये आम सी बात हो। नहीं नहीं, रोकिए, ऐसा नहीं कर सकता। दलान की आंखों में बेयकीनी थी। वो एक पल के लिए खामोश खड़ी रही, जैसे दिमाग कुछ भी कबूल करने से इनकारी हो। मूसा ने मोबाइल से नजरें हटाकर दोनों को देखा और जहरीले मुस्कुरा दी। अब बस देखता हूँ ये कैसे बचता है। वो ज़रूर वापस आएगा ना? दलान ने ईसा को देखा। इसके लहजे में उम्मीद की एक आखिरी रमक थी। ईसा ने इसकी आंखों में झांका। वो आंखें जो हमेशा शरारतों से भरी रहती थी, आज इनमें खालीपन था। हाँ शायद, या फिर हो सकता है किसी ने उसे उठा लिया हो। ईसा ने जानबूझकर नजरें चुराई। नहीं, दलान ने सर झटक दिया। वो ज़रूर आएगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ईसा ने गहरी सांस ली। दलान, कभी कभी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। दलान खामोश हो गई। आंखों में उदासी वाज़ेह थी, मगर इसने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई गुस्सा नहीं दिखा। वो बस एक लम्हे के लिए खामोशी से खड़ी रही, जैसे किसी अंदरूनी जंग में उलझी हो। फिर क्या हल्की आवाज़ में बोली, अगर वो वापस ना आया तो? ईसा ने नरमी से कहा, फिर तुम्हें इसकी यादों के साथ आगे बढ़ना होगा। दलान ने आंसुओं से भरी आंखें रगड़ी और आहिस्ता से सर हिलाया। एक नम सी मुस्कुराहट लबों पर आई, जैसे खुद को तसल्ली दे रहे हो। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। ईसा ने दिल में खुद को शाबाशी दी। वाह, बच गया। दलान खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ईसा ने उसे जाते हुए देखा और एक लम्हे के लिए दिल में अजीब सा एहसास जागा। वो जानता था कि दलान को रोकी से मोहब्बत थी, और आज वो एक गहरी सुकून और खामोश अफसोस के दरमियान कहीं खड़ी थी। ये लड़की गुस्सा नहीं करती, चीखती नहीं, मगर अंदर से तकलीफ सह जाती है। ईसा ने दिल में सोचा और अजीब सा बोझ महसूस किया। ईसा ने एक लंबी सांस ली और दिल में सोचा, पता नहीं क्यों आज रोकी के जाने पर मैंने जीत कर भी हार जाने जैसा महसूस किया है। रात के साए गहरे हो चुके थे। सड़क वीरान थी। हवाएं सुनसान राहों में सरगोशियां कर रही थी। हातिम की गाड़ी एक गेस्ट हाउस के सामने आकर रुकी। ब्रेक की चरचराहट रात की खामोशी में गूंजी। हातिम ने सख्ती से स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। एक गहरी सांस ली, खुद को जब्त करते हुए गाड़ी से उतरा। इसकी आंखें शदीद गुस्से से दहक रही थीं। एक बार फिर खुद पर काबू पाया, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बाहर आओ। इसकी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि दानैन के रोंगटे खड़े हो गए, मगर वो जानती थी कि इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। बोझल कदमों से बाहर निकली, मगर जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, हातिम ने सख्ती से इसका बाजू पकड़ा और ज़बरदस्ती अंदर ले गया। दानैन की धड़कनें तेज हो गई। हातिम प्लीज़, वो घबराई और सरगोशी में बोली, मगर हातिम के चेहरे पर सख्ती जूं की त्यों बरकरार थी। अब कोई जिद नहीं, कोई बहस नहीं। कमरे में दाखिल होते ही हातिम ने दानैन को एक झटके से छोड़ा और दरवाज़ा जोर से बंद किया। दरवाज़ा बंद होते ही दानैन का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। वो नीचे गिर पड़ी, खौफजदा नजरों से हातिम को देखने लगी। हातिम ने अपने कंधों को सख्ती से झटका, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना बेल्ट खोला और उसे हाथ में लपेटने लगा और आगे बढ़ने लगा। दानैन ने सांस रोकी। इसका पूरा बदन कांपने लगा। हातिम, उसकी आवाज़ लरस रही थी। हातिम के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, बस एक सर्द संजीदगी थी। वो एक कदम मजीद बढ़ा और दानैन की टांगों से जान निकलने लगी। नहीं प्लीज़ हातिम, मैं वादा करती हूँ दोबारा नहीं करूँगी। वो पीछे सरकने लगी, मगर कमर दीवार से जा टकराई। आंसू इसकी आंखों से लुढ़कने लगे। हातिम ने बेल्ट को सख्ती से पकड़ा, फिर एक झटके से बेल्ट दूर उछाल दी। मना किया था ना मैंने। उसके अल्फाज किसी बम की तरह गूंजे। दानैन की आंखें मजीद फैल गई। मना किया था या नहीं? इस बार हातिम की धार सुनकर दानैन की सांस जैसे रुक गई। एकदम वो कपकपाई, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और अगले ही लम्हे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। दानैन, हातिम की आवाज़ इस बार गुस्सा नहीं, खालिस खौफ था। वो बौखलाहट का शिकार हुआ। ओह नो,
वो बुखला कर तेज़ी से आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठते ही उसने फ़ौरन दानैन को अपनी गोद में उठा लिया। दानैन, आंखें खोलो। वो इसके गाल थपथपाने लगा मगर कोई जवाब नहीं आया। या अल्लाह दानैन, प्लीज़ होश में आ जाओ। वह जल्दी से उसे बेड पर लटाने लगा मगर इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। ये मैंने क्या कर दिया? सिर्फ डराना चाहता था मगर। वो सर झटक कर भागा और पानी ले आया। जल्दी से पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारे। दानैन, मेरी जान, उठो प्लीज़। कुछ देर बाद दानैन की पलकें हल्की सी लरसी। उसने बमुश्किल आंखें खोली। हातिम का चेहरा सामने था मगर इसके चेहरे पर मोहब्बत के बजाय खौफ झलक रहा था। हातिम ने गहरी सांस ली और उसे सीने से लगा लिया। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दानैन की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने तुमने मुझे बहुत डरा दिया था हातिम। हातिम ने नरमी से इसके आंसू साफ किए और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ मगर आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मेरी जान, मेरा सुकून, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा, बस प्लीज़ आइंदा कोई ऐसी जिद मत करना। दानैन ने हल्की सी हिचकी ली और थके थके अंदाज में हातिम के सीने से लग गई। हातिम ने उसे अपने बाजुओं में मजबूती से समेट लिया। उसकी कमर सहलाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। वो इसके बालों को चूमता नरमी से इसका माथा छूता रहा जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून ना हो गई। कुछ देर बाद वो नींद की वादी में उतर गई। हातिम ने उसके पुरसुकून सांसों को महसूस किया, एक आखिरी मोहब्बत भरी नजर डाली और खुद भी आंखें मूंद ली। स्टडी रूम की मध्यम रोशनी में सैन कुर्सी पर बैठा एक फाइल पर झुका हुआ था। कमरे में एक अजीब सकूत छाया हुआ था, जैसे चौदहवीं की रात में आसमान पर छाया होता है। सैन ज्यादा रोशनी और चमचमाती हुई चीज़ों से सख्त चिढ़ थी। यही वजह थी कि वो नीम रोशनी में बैठने को ज्यादा फोकियत देता था। कमरे की खामोशी में दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने खलल डाला। सर, आ जाओ हैरी, चार्ली की तरफ से कोई खबर मिली? जैन ने आंखों पर से चश्मा उतारते साइड पर रखते हुए कहा। जी सर, सुबह मेरी बात हुई है, सब कुछ तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। हैरी मुद्दबाना अंदाज में बोला। और कोई खास बात? सैन का इशारा उसके आने की तरफ था। जी सर, आपने मुझे उस लड़की ज़ैनब पर नज़र रखने का बोला था। तो फिर कुछ पता चला? जी सर। सर, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी के कहने पर यह सब कुछ कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? सैन ने आईब्रो झुकाते हुए सवाल किया। सर, मैंने उसकी सारी हिस्ट्री निकलवाई है। इसका किसी भी अरे गहरे शख्स से कोई ताल्लुक या लेना देना नहीं है। चंद गिनी चुनी दोस्त हैं इसकी। और सर, एक और ख़ास बात। क्या? सर, जहाँ आप शादी में गए थे। हैरी बोलते बोलते रुका, जैसे जहन पर जोर दे रहा हो। सुल्तान हवेली। सैन ने उसकी मुश्किल आसान की। जी जी सर। सर, वो किसी हातिम सुल्तान की मिसेस की दोस्त है। दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ती हैं और गालिबन यही हातिम इनका प्रोफेसर भी है। जैन की लोग की सूरत में ढले। तुम दरैन की बात कर रहे हो? सैन ने सोचते हुए सवाल किया। जी, शायद यही नाम था सर, हैरी बोला। तो इसका क्या मकसद हो सकता है? सैन पुरसोच लहजे में बोला। सर, हो सकता है वो आप में इंटरेस्टेड हो। हैरी मुस्कुराहट दबाते बोला। शट अप। सैन चिढ़कर बोला। सॉरी सर। सर, एक और बात। फूटो। सैन हनूस चिढ़कर बोला। सर, आपने मुझे फरहान शम्स खान पर नजर रखने को बोला है, जो सर आपके कज़न हैं। हाँ हाँ, आके भी फूट लो। सैन से छुआ। सर, हमारे आदमियों से खबर मिली है कि इसकी मिसिस को आज कुछ आदमी ने घेरा था, जिसे बचाने वाली भी फिर जैनब ही थी। सैन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बचाया मतलब? सर, माशाल्लाह से काफ़ी खुश अखलाक खातून है वो। उस आदमी को शायद अपनी रेपुटेशन ज़्यादा अजीज थी, जो कि वो लड़की एक पल में ख़राब कर सकती थी, तो उसने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। हैरी ने लब दबाते हुए कहा कि जैन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे एक पल को वो कैब ड्राइवर वाला मंजर याद आया। कौन था वो आदमी? सर, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, जिस आदमी की वो बात कर रहा था वो वलीद रंधावा हुआ था। वलीद रंधावा? सैन नासमझी से बोला। सर, कोई गुंडा मवाली सा है। सोर्सेज से पता चला है कुछ अरसे में ये शख्स सियासत में कदम रखने वाला है। यही तो मसला है, जिस गुंडे मवाली का दाव लगे मुँह उठाकर सियासत में आ जाता है। सैन ने सर छटकते हुए कहा। सर, फिर अब क्या करना है इस लड़की का? सर, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके खिलाफ किसी भी कार्रवाई में इन्वॉल्व है। मेरा ख्याल है कि इसका पीछा तर्क कर देना चाहिए, हैरी ने सलाह दी। नहीं, अभी भी नज़र रखो इस पर। सैन कुछ सोचते हुए बोला। जी सर, जैसा आप कहें। हैरी कहते मुड़ने लगा कि सैन ने फिर से आवाज़ दी। ऐसा करो कि इसके घर के आसपास कुछ आदमी तैनात कर दो और एक एक पल की रिपोर्ट लो। सैन बोला तो हैरी ने सर इस बात में हिलाया। हैरी के जाते ही सहन ने अपने सर कुर्सी की पुश्त पर टका दिया और एक गहरा सांस लेते आंखें जोर से बंद करते खोली। मुझसे मोहब्बत करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ज़ैनब, रोक लो खुद को, बर्बाद हो जाओगी। जैन खुद कलामी करते बोला।
इस बात से अनजान की बर्बादी तो पहले ही इसका रास्ता देख चुकी है। 2 दिन बाद फिजा में गैर मामूली खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल में बेचैनी पैदा कर दे। न हवा की झोंके, न पत्तों की सरसराहट, न परिंदों की आवाज़ें, जैसे फितरत ने सांस देना छोड़ दिया हो। आसमान पर गहरे बादल दबे पांव छा रहे थे और दूर कहीं बिजली की मध्यम सी चमक लम्हा भर के लिए अंधेरे को चीर कर गुजर जाती। माहौल में एक बेनाम सा खौफ था, जैसे कोई अनदेखे खतरे की आहट सुनाई दे रही हो। ये वो खामोशी तो जो तूफान से पहले आती है, वो लम्हा जब कायनात एक पल को ठहर जाता है, जैसे किसी ज़बरदस्ती तूग़यानी के इस्तकबाल के लिए खुद को संभाल रही हो। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश खुर्रम थे, मगर ये खुशियाँ ज़्यादा दिन के लिए ना थी। आज मौसम में अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा एहसास जो दिल को भला मालूम ना होता हो। सुबह की धूप छनकर आती इस गेस्ट हाउस पर पड़ रही थी। इन दोनों को यहाँ आए हुए आज तीसरा दिन था। हातिम को एक ज़रूरी काम पड़ गया था, जिसकी वजह से उसे मज़ीद रुकना पड़ा था। हातिम दानैन से नाराज़ हुआ कि उसके इतने दिन ज़ाया हो गए, मगर वो परवाह किसको थी? दानैन को। मजाक है कोई? दानैन मज़े से हातिम के सीने पर सर रखे सोई हुई थी। वो ऐसे ही करती थी। जब हातिम गहरी नींद में चला जाता तो वो रोज़ उसके सीने पर सर रखकर सो जाती। हातिम इस बात से बखूबी वाकिफ था, मगर खामोश था। इसकी अभी अभी आंख खुली थी। वो कुछ देर यूं ही आंखें खोले लेटी रही, मगर फिर गर्दन उठाकर हातिम को देखा तो चौंक उठी। खून! हातिम की नाक से खून बह रहा था, जबकि वो बेखबर सो रहा था। हातिम! हातिम आंखें खोले। हातिम थोड़ा सा कुसमुसाया और आंखें खोली। क्या हुआ है दानैन? हातिम खुमार भरी आवाज़ में बोला। आपकी नाक से खून बह रहा है। इसकी बात पर हातिम ने अपनी नाक के नीचे हाथ रखा तो इसकी उंगलियां खून आलूद हुई। वो जल्दी से उठा और बाथरूम की जानिब भागा। दानैन भी इसके साथ उठी और बाथरूम की जानिब बढ़ी, मगर हातिम ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हातिम, क्या हुआ है आपको? दरवाज़ा तो खोले। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाते बोली, मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। अंदर हातिम पानी के नीचे अपना सर लेकर खड़ा था। अब उसे याद आया था कि पिछले 2 दिन से काम की मसरूफियत की वजह से वो दवाई लेने में कोताही कर बैठा था। उसने खुद को कोसा और नाक पर हाथ रखा। खून बहना काफ़ी रुक चुका था। उसने एक टिश्यू लिया और नाक के नीचे रखा और टॉवल उठाते बाल खुश्क करने लगा। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला तो दानैन भागकर उसके पास आई। हातिम, क्या हुआ है? खून क्यों निकल रहा था? दानैन ने मासूमियत और फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं हुआ दानैन, नक्सीर फूट गई और कुछ नहीं। हातिम ने उसके सवाल को सिरे से नज़रअंदाज किया। हातिम, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? दानैन बोली तो हातिम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो दराज से दवाइयाँ निकालते हुए बोला। ये आप किस चीज़ की मेडिसिन दे रहे हैं? बताएं ना। दानैन ने फिर सवाल किया। दानैन, क्या तुम चुप हो सकती हो? हातिम की आवाज़ हद दर्जा ऊंची हुई कि दानैन एक पल को सहम गई। हातिम ने खुद को काबू किया और दानैन का चेहरा हाथों के प्यादे में भरते नरमी से बोला। मेरी जान, अभी मुझसे कोई भी सवाल मत करो, कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो। वो नहायत नरमी और मोहब्बत से बोला कि दानैन नाचार चुप हुई। हातिम ने अपनी दवाई ली और कमरे से निकल गया। पीछे दानैन परेशान हालत में वहीं पर ही बैठी रह गई।